हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हंसराज। आज की क्लास में हम दिल्ली पुलिस का पिछले ईयर का एक पेपर और देखने वाले हैं। 2020 के जो पेपर हुए थे उनमें से मैं सारे पेपरों का सॉल्यूशन आपको करवाने वाला हूं, तो कृपया मुझे सपोर्ट कीजिए। आप भी चैनल को लाइक वगैरह शेयर वगैरह कीजिए और सब्सक्राइब अगर नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और इस पेपर में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक एक प्रश्न का अपना सॉल्यूशन करते हुए देखते हैं। अगर आपने कोर्स पहले कहीं से पढ़ लिया है पूरा मैथमेटिक्स का, तो एक बार आप प्रश्नों को डायरेक्ट खुद सोल्व कीजिए। अगर आपका प्रश्न नहीं हो पाता है, सॉल्यूशन नहीं बन पाता है, तो फिर आप मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, मैं ज़्यादातर ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करने वाला हूं जिसमें हर बच्चा प्रश्नों को समझ सके। तो आइए देखते हैं पेपर को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 16√3 सेमी है, उसमें एक अंतःवर्त बनाया जाता है और वर्त का क्षेत्रफल क्या है। तो हमारे पास एक त्रिभुज है ऐसे, और इसकी प्रत्येक भुजा है 16√3 की। ये 16√3 की। तो पहले आप खुद सोल्व कर लीजिए। अगर आपको बनता है प्रश्न तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। पहले सॉल्यूशन खुद कीजिए, अटकते हो तो फिर देख लेना सॉल्यूशन। तो एक त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 16√3 है। अब इसके अंतर्गत एक अंतःवर्त बना दिया गया। ये इसके अंतर्गत एक अंतःवर्त बनेगा, ये इस तरीके से। अंतःवर्त वो होता है जो अंदर से तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। ये अंतःवर्त बन गया, और इस अंतःवर्त का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। अंतःवर्त का क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आप एक बात बताओ, अंतःवर्त की जो त्रिज्या होती है ना, उसका फॉर्मूला होता है a/2√3, जहां a का मतलब होता है त्रिभुज की भुजा। तो अंतःवर्त की जो त्रिज्या r है उसका मान हो गया a, यानी 16√3 त्रिभुज की भुजा और बटावा 2√3। तो ये √3 से √3 कट गया, तो 16 में 2 का भाग लगा तो 8। अंतःवर्त की त्रिज्या 8 आएगी, तो अंतःवर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो πr², r का मतलब कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो आंसर हो गया अपना 64 पाई। 64 पाई कौन सा ऑप्शन है? दूसरा। तो दूसरा ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। दो मेंसुरेशन के प्रश्न आए हैं। पहला भी मेंसुरेशन का प्रश्न है, दूसरा भी मेंसुरेशन का प्रश्न है, और एकमात्र एडवांस मैथ का टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल है ये। तो 9 सेमी त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाया जाता है। धातु का एक गोला है, ये मैं गोला बना देता हूं। इसकी जो त्रिज्या है जो दे रखी है कितनी, 9 सेमी दे रखी है। इसको पिघला दिया गया और 4.8 सेमी त्रिज्या वाले आधार के एक शंकु में डाल दिया गया है। गोले को पिघला के चेंज कर दिया गया है इस शंकु में। ये शंकु बन गया ऐसा। और इस शंकु की त्रिज्या आर कितनी है? 4.8 सेमी की इसकी त्रिज्या है। ठीक है, डाल दिया गया। इस शंकु की ऊंचाई सेमी में दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। तो हमें इस शंकु की ऊंचाई चाहिए, ये वाली हाइट चाहिए, ये वाली ये चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि पिघलाकर अपन शंकु बना लेते हैं ना, तो जो पदार्थ अपने को गोले में काम आया था वही पदार्थ अपने को शंकु में काम आ रहा है। यानी गोले का आयतन बराबर क्या रहेगा? शंकु का आयतन रहेगा। ठीक है, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या है? 4/3 पाई r³। r कौन है? 9, और 9 का क्यूब आ जाएगा। तो ये गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन का सूत्र क्या है? फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। 1/3 पाई r² h होता है। तो 1/3 पाई r², यानी 4.8। ठीक है, 4.8 गुणा 4.8 दो बार लिख देता हूं, क्योंकि 1/3 पाई r² h होता है। ये लो जी h। अब अपने को h का पता कर लेना इसका सॉल्यूशन करके। देखो कैसे करेंगे। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये बटावा वाले 3 से बटावा वाला 3 कैंसिल हो गया। इनके दोनों के पॉइंट उठाऊंगा तो नीचे 10 से 10 यानी 100 आ जाएगा। ठीक है, अब h का पता करने के लिए देखना क्या होगा। ये 4 से इसको काट दिया, किसको? 48 को। 1 2 12 आ गया, और काट देता हूं। इस 48 को भी नीचे 100 वाली 4 से काटता हूं, तो यहां तो आ जाएगा 25, वहां आ जाएगा कितना? 12। ठीक है, एक बार आगे लिख लेता हूं, मैं 9 वगैरह को भी काटूंगा। 25 ऊपर की साइड में आ जाएगा तो 25, और ये 9 9 9 3 बार होगा
तो एक बार का 9 लिख दिया, दूसरी बार 9 9 का 81 लिख दिया। 729 भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने इस प्रकार से लिख दिया। बटाओ 12 गुणा 12 आएगा, ये लो जी 12 गुणा 12। 3 से काटो 3 बार, 3 से काटो 4 बार, फिर वापस 3 से काटो 4 बार, यानी बटाओ में तो क्या आया 16, और ऊपर क्या आया 25 गुणा 81। ठीक है, 25 को 81 से गुणा कराओगे तो 25 का 5 हासिल की 2, 25 को 8 से गुणा कराओगे तो 200, 202 हो गया, 202 फिर आगे 5 हो गया। तो 2025 में 16 का भाग दे दो, अपना क्या आंसर आने वाला है वही आंसर आएगा। तो 2025 में अपन 16 का भाग दे देते हैं। तो एक बार ही गया 16 का, तो 1 से तो चारों ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। 4 2 42, 16 दूना 32, 32 तो कितना बच गया 10, 2 से भी चारों ही स्टार्ट हो रहे। ठीक है जी, कोई बात नहीं, 10 बच गया, आगे वाला 5 उतार लो। 16 छिगे 96, तो 6 बार गया तो 96, कितना बच गया 9 बच गया। फिर लगा देंगे अपन पॉइंट, और 90 में 16 का भाग 16 पंजे 80, कितना बच गया 10, 10 पॉइंट की वजह से 0 आ गया। फिर 16 पंजे 80, 16 छिगे तो वो 96। अब ये बोल रहा है एक स्थान तक, तो यहाँ देखो 6 आ रहा है, इसलिए इसको बढ़ा के लिख देते हैं 5 को, तो लिखेंगे 126.6। ऐसा अपना कोई ऑप्शन होना चाहिए, तो 126.6। ठीक है, यहाँ 5 ही होता 6 की जगह, देखो इस जगह 5 ही होता तो इसको 5 ही रखता, 5 से नीचे रहता कोई तो इसको 4 कर लेता, और 5 से ऊपर हुआ जैसे 6 हुआ ना यहाँ पे 6, तो इसलिए इसको 1 बढ़ा के लिख दिया 6। तो ऐसे होता है। तीसरे प्रश्न पे आ जाओ। काफी गजब प्रश्न है, खूब परेशान करेगा, होना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई चारा है नहीं क्योंकि पेपर ऐसे ही आए थे। ए बी से 23.2% कम है। ठीक है जी, ए बी सी ओ डी भी है ना, सी ओ डी। ठीक है, चलो जैसे जैसे बोलता है। ए बी से 23.2% कम है, बी सी से 25% अधिक है। ठीक है, डी ए से 33 ही 1/3% अधिक है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहले आपको इनका जजमेंट करना है, जैसे जैसे ये बोल रहा है। तो ए बी से 23.2% कम है और बी सी से 25% अधिक है। ठीक है, बी कोई ना करो यार, करना ही पड़ेगा। सी को मान लिया मैंने 100, किसी को भी मान सकते हो तुम, समस्या हर तरफ है। तो सी को मान लिया मैंने 100, तो ये बी और सी वाली लाइन देखो क्या कहता है, ये लाइन कहता है ना बी सी से 25% अधिक है, तो बी 125 हो जाएगा। ठीक है, बी सी से 25% अधिक है, तो अगर सी 100 है तो बी 125 हो जाएगा। फिर ये लाइन क्या कहती है, ए बी से 23.2% कम है, तो 125 का कितना रहेगा ये, 23.2% को 100 में से घटाओ, तो मैंने 24 घटा दिया, तो छिंतर बनाना, तो 76.8% रहेगा ये, 76.8% रहेगा ये वाला। क्योंकि जैसे मैं बोलूं कि 10% कम है तो तुम 90/100 करते हो, तो 23.2% कम है तो 100 माइनस 23.2 ही तो होना चाहिए, तो 100 में से 23.2 को घटा दो, तो मैंने 24 घटा दिया तो 76.8 ज्यादा घटा दिया तो 0.8 आगे जोड़ दिया वापस, 76.8 हो गया, 23.8 घटाने पर 23.2 घटाने पर, तो 23.2% क्या हो गया, कम हो गया। तो अब एबीसी तो डिसाइड हो गया। डी क्या कहता है, डी ए से 33 ही 1/3% अधिक है, तो ये कैसे होगा वो देखो, सोल्व कर लूं क्या थोड़ा, चलो ऐसे ही लिख लो, कर ही लो यार, सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। पांच बार ये हो गया 4, पॉइंट भी हटा दिया तो नीचे आ गया 10। ठीक है, 5 का दिया तो कितना हो गया 8, और 8 का इसमें चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 नाम 72, 72 4 8 48, 6 बार 96। तो क्या ए की जगह 96 आया क्या, बी की जगह 125 है ही,
और सी की जगह 100 है ही। अब बोलो जो डी वाली कंडीशन थी वो क्या थी। तो डी ऐसे 33 ही 1/3% अधिक होता है। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि 10% अधिक है तो अपन ऐसे लिखते हैं ना 110/100। तो ऐसे 33% अधिक होने को लिखेंगे 100 + 33 ही 1/3 इतना परसेंटेज, ये लिखेंगे। 10% अधिक होते तो तुरंत कर देते हो तुम 110, लेकिन यहाँ 33 1/3 हो तो ऐसे करना पड़ेगा। थोड़ा जोड़ के बता दो इसका। तो इसका जोड़ होगा देखो 100 + 100/3, 33 1/3 का 100/3 है। तो कैसे 33 से 3 गुणा हुआ 99 और 1 जुड़ा तो 100। तो ये क्या 300 और 1 400, 400/3% बना क्या, बना ना। तो ये कर दो किसका 96 का। तो 96 का करेंगे अपन 400/300। समझे 300 क्यों, क्योंकि ये परसेंटेज का चिन्ह ढालने के लिए नीचे 100 आ गया। अब देखो कैसे करोगे। ये 2 0 से 2 0 कट गई, 3 से इसको काटा तो 3 और 2 32, 32 को 4 से गुणा करो तो 8 और 12 128। ठीक है। अब क्या बोलता है कि सी डी से 28% कम है। अब यहां सब तुम्हें चेक करना पड़ेगा। सी डी से 28% कम है, तो कम तो कितना है 28। सी डी से तो डी से तो नीचे डी आ जाएगा, प्रतिशत के लिए गुणा 100। नहीं, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऐसे जरूर हो जाएगा कि डी सी से 28% अधिक है। और वैसे भी तुम इसको तुरंत ही खारिज कर सकते हो, ये लिखना भी जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि उसने बोला था कि डी सी से 28% कम है। डी सी से कम है ना 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 ना, डी कहां सी से कम है, डी तो 128 है, सी तो 100 है, तो डी तो ज्यादा है। तो इसलिए इसको चेक ही करना नहीं था तुम्हें। ठीक है। ये जो तीसरा क्या बोल रहा है, बी डी से 3% अधिक है। बी डी से 3% अधिक है, कहाँ है, डी तो 128 है, बी 125 है, कहाँ है, चेक ही नहीं करना, ये कैंसिल हो गया। चौथा क्या बोल रहा है, सी ए से 40% अधिक है। सी ए से 40% अधिक है, हाँ चेक हो सकता है। 40% अधिक नहीं है, लेकिन कैसे नहीं है, क्योंकि देखो फर्क 4 का ही है, 4 का ही फर्क है। तो तुम निकाल के देखना 40% नहीं आएगा, तो ये भी खारिज हो जाएगा। लास्ट में जाके तुम्हें रिलीफ दिया अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाते तो दूसरा ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा। चेक इसको भी कर लेते हैं, क्या पता हमारे को कोई गलती हो जाए। तो मैं यहां बताता हूं आपको क्या बोला। इसने बोला कि डी बी से 2.4% अधिक है। डी मतलब 128, बी मतलब 125, अधिक कितना है 3। तो ऊपर तो अधिक वाला लिखेंगे, प्रतिशत के लिए गुणा 100 लिखेंगे। और किससे, बी से मतलब नीचे बी वाला आएगा 125। करो 100, 5 बार 25 का, 4 बार 12, और 12 में 5 का भाग देते हो तो कितना आ जाएगा 2.4%। तो वास्तव में 2.4% अधिक हुआ ना। तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। चौथे में आ जाओ। ए और बी एक पूरे भरे हुए टैंक को क्रम से 20 और 30 घंटे में खाली कर सकते हैं। वाह कमाल के आदमी, दोनों ही खाली कर सकते हैं। तो ए खाली करता है 1/20 में और बी खाली करता है 1/30 में। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे। जबकि अकेले पाइप सी खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। ये नेगेटिव आदमी है, ये नेगेटिव आदमी है, सी है जो पॉजिटिव आदमी है, सी पॉजिटिव आदमी है। ये अकेले पाइप सी खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, तो 1/8 घंटे में भर दिया। ठीक है जी, आगे बात चलो। पाइप एबीसी एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक के इतने घंटे बाद 75% भर जाएगा। तो 75% भरने का अपने को वक्त चाहिए। तो पहले मैं ये करता हूं कि इस टैंक को पूरे को अगर एबीसी खोल दिया जाए तो कितनी देर में भर देंगे, पूरे को भरने का वक्त निकाल लूंगा, फिर 75% का वक्त ऑटोमेटिक आ जाए। तो पूरे को भरने का समय आएगा ना, वो समय कैसे आएगा वो देखो। पहले पूरे को भरने की क्षमता निकाल लेता हूं मैं, तो वो आएगी 1/8 माइनस 1/20 और माइनस 1/30। टॉपिक पढ़ा हुआ है तो ही समझ में आएगा ये बातें। तो इनकी क्षमता आएगी, एलसीएम कितना लिख दूं 120, 8 का तो 15, 20 का 6 और 30 का 4, तो 10 5/120 यानी 1/24, यानी 24 घंटे में पूरा भरता है। एक पाइप एक टैंक 24 घंटे में पूरा भर रहा है। तो 100% बढ़ता है 24 घंटे में। तो मेरे को 75% देखना है,
तो 1% बनेगा 24/100 गुणा 75 घंटे में। अब हमें देखना कितना है बताओ, बस 75, तो दोनों तरफ 75 से गुणा करा दिया। तो 25 से 4, 25 से 3 और ये 6, 18 घंटे में भरेगा 75%। आई होप आप समझ गए होंगे। पांचवें में आते हैं। a प्लस बी माइनस सी अनुपात b प्लस सी माइनस ए अनुपात a प्लस सी माइनस बी 4, 5, 9 है। तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? तो भाई इस प्रश्न को करने के तरीका जो आपको सबसे अच्छा मेरे हिसाब से बन सकता है वो ये बन सकता है कि तुम इसको बाय ऑप्शन सोल्व कर लो। ठीक है, अगर कोई बच्चा ज्यादा ही रुचि रखता है कि सर मेथड से बताओ तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मेथड से बता देंगे आपको। हाँ, लेकिन शेयर वगैरह वैसे भी किया करो, तुम थोड़ी बहुत हेल्प भी किया करो। तो मैं एबीसी का मान पहला ऑप्शन ही ले लेता हूँ, 14, 13, 9। तो जो मैं यहाँ रखूंगा देखो 14, 13, 9, तो 9 तो घटेगा, ये दोनों जुड़ेंगे ना, तो 9 घटेगा तो पहले एक में से घटा लूंगा, तो 4, 4 ये 17 हो गया, पहला 17 हुआ ना। दूसरा में 20 ही जुड़ेगा और ए घट जाएगा, ए घट जाएगा तो 8 आएगा। तुम चाहे लिख लेना, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। एसी जुड़ेगा और एसी जुड़ेगा और ये घट जाएगा, ये घट जाएगा तो 10 आएगा। तो 17, 8, 10 का अनुपात तो 4, 5, 9 आया ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन देखो, 14 और 9 तो जुड़ेगा, 13 घटेगा, 13 घटेगा तो 10 आएगा पहला तो। ठीक है, और इसमें 20 ही जुड़ेगा, तो 9 और 13 तो जुड़ेगा, 14 घटेगा। ठीक है ना, तो 9 और 13 जुड़ेगा, 14 घटेगा, तो इसमें -1, 8 आएगा। और तीसरा क्या आएगा, ए और सी तो जुड़ेगा और बी घटेगा, ये जुड़ेगा बी घटेगा, तो 4, 18 आएगा। तो 5, 4, 9, 5, 4, 9 तो नहीं आया, तो ये भी गलत है। 5, 4, 9 नहीं आया ना, आगे ये भी गलत है। अगला चेक करेंगे, तो इसमें ए बी जुड़ेगा, 9 घटेगा, तो 9 घटेगा तो 5 और ये 18 होगा, नहीं बनेगा शायद ये भी, है ना, और नहीं बनेगा क्योंकि 18 आ रहा है, 18 का मेरे को नहीं लगता 4 हो जाएगा। तो मैं द ऑप्शन को ट्राई कर लेता हूँ, उसको भी खारिज कर देता हूँ। हो सकता है मैं लपेटे में आ जाऊँ, लेकिन पहले मैं दे पे चलता हूँ। तो ए बी जुड़ेगा और सी घटेगा, तो सी घटेगा तो ये 8 रहेगा। हाँ, 8 का 4 होना अच्छी बात है, ठीक है, अभी तक सही चल रहा है। बी सी जुड़ेगा, ए घटेगा, ये जुड़ेगा, ए घटेगा तो 10, हाँ 10 का भी 5 हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, हो जाएगा काम। और ए सी जुड़ेगा, बी घटेगा, ए सी जुड़ेगा, बी घटेगा, तो बी घटेगा तो 5, 18। अरे वाह, ये हो गया। देखो 2 से काटो, 4, 5, 9 और 4, 5, 9 ही आ रहा था। वो कौन से ऑप्शन ने किया, द ने, तो अपना द ऑप्शन करेक्ट है। अगले में आ जाए, एक विभाजन क्रिया है, बहुत बार सिखाया है तुम्हें। कौन सा है, भाग देने वाला कौन है, भाजक है। जिसमें भाग लगे वो कौन है, भाज्य है। जितनी बार भाग जाए वो कौन है, भागफल है। जो बच जाए वो कौन है, शेषफल है। यही तो सब बातें होती है, यही होती है। तो क्या बोला, एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 12 गुणा, ये भाजक है, इस भागफल का 12 गुणा है, और शेषफल का 6 गुणा है। ठीक है, यदि शेषफल 42 हो, शेषफल कितना हो, 42, ये लो जी 42। शेषफल 42 है, तो पहले मेरे को ये बताओ, जो भाजक था ना, ये भाजक है, ये शेषफल का कितना गुणा था? तो आप बोलोगे कि सर शेषफल का तो 6 गुणा ही था। शेषफल का 6 गुणा कौन, भाजक। तो 42 का 6 गुणा कर दो, तो 12 का तो 2, हासिल की 1, 24 रे 1, 25, 252 हुआ आखिरी। अब बताओ कि भागफल का कितना गुणा था, भागफल का 12 गुणा था ना, तो भागफल को 12 से गुणा करा दूंगा तो भाजक आ जाएगा, मतलब 252 आ जाएगा। अब 12 का इधर भाग लगा दूंगा तो भागफल की वैल्यू आ जाएगी ना, तो भागफल की वैल्यू बता दो। 12 दूना 24 और 1, 21, 21 आ गया अपना भागफल। तो भाज्य पूछ रहे हैं, तो आपको पता ही है सूत्र क्या बनता है। सूत्र बनता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस का क्या आता है, शेषफल। ठीक है, तो भाजक कितना आया, 252, भागफल कितना आया, 21,
और शेषफल कितना आया 42। बस अब अपना आंसर हो जाएगा। अब आप देखो आंसर कैसे निकालना आपको। 2 1 से गुणा होगा तो 2 और 2 से 2 जुड़ेगा तो 4, इकाई का अंक 4 आना चाहिए आंसर में, जो कि सिर्फ इसी में आ रहा है और यही सही है। अब आगे का कैलकुलेशन अभी तो मैं कर लेता हूँ आपके लिए। तो पहले 252 को 21 से गुणा करो, 21 दूना 42 का 2 हासिल की 4, 21 पंजे 105, 105 से 4 कितना हो गया 109, 109 का 9 हासिल की 10, 42 से 10 कितना हो गया 52, इसमें जोड़ दो 42 तो ये देखो 4, 13 का 3 हासिल की 1, 3 और 5 53 34 और देखो 53 34 ही है। सही है बात है। अगले में आ जाओ। एक वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। मान लेते हैं भाई 20% की वृद्धि हो रही है। एक वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में इनके मूल्यों के बीच का अंतर 180 रुपए हो तो पहले वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या था। गजब यार, बोलो चाहता क्या है ये सोचो तुमसे, तुम्हें किस लेवल की पढ़ाई करनी है। तो मैं इसको उस तरीके से कर लेता हूं, कौन सा से, जो CA में लगाते हैं ना अपन उससे। बाकी तुम बेसिक से भी करना चाहो तो कर लो, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो 20% का आप बताओ क्या होता है, 1/5 होता है। अब यहाँ 4 वर्ष की बात हो रही है तो मैं पावर 4 लेके चलूंगा, ठीक है। तीसरे चौथे वर्ष तो हाँ 4 वर्ष तो 5 की पावर 4 कितना होता है 625 होता ना। अब देखना मैं इस जगह काम लेता हूँ, 625 के कैसे सिग्नल बनाऊंगा मैं, 4 बनाऊंगा, पहला दूसरा तीसरा वर्ष और ये चौथा वर्ष। हर एक संख्या है ना 1/5 से गुणा हो जाएगी। तो ये भी 125, ये भी 125, ये भी 125 और ये भी 125। अब हर एक पद ना अगली जगह जाएगा ही जाएगा और 1/5 से गुणा होकर जाएगा। तो यहाँ गया तो कितना हो गया 25, यहाँ गया तो कितना हो गया 25 और यहाँ गया तो कितना हो गया 25, ठीक है। आगे और भेजो, दूसरा भी जाएगा आगे, दूसरे को भेजो। ये यहाँ गया तो कितना हो गया 25, ये यहाँ गया तो कितना हो गया, ठीक है 5, चला गया। और बस यहाँ और कुछ था नहीं, दूसरे में आएगा, तीसरे में ये यहाँ जाएगा तो कितना हो गया 25, ये यहाँ जाएगा तो कितना हो गया 5, सब गए ना आगे। ये दोनों थे दूसरे में आएंगे, ये दोनों तीसरे में आएंगे। अब देखो आगे चलते हैं। पढ़ा हुआ है तो ही समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये यहाँ गया तो कितना हो गया 25, ये यहाँ आया तो कितना हो गया 5, ये यहाँ आया तो कितना हो गया 1 और ये यहाँ आया तो कितना हो गया 5, ठीक है भाई। अब देखो आगे, अब ये पूछ रहा है कि यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में इनके मूल्यों के बीच का अंतर 180 रुपया हो तो तुम मेरी बात का ध्यान देना। ये रहा तीसरा वर्ष, ये रहा चौथा वर्ष। मैं क्या करूंगा, जो चीजें बराबर हो जाएगी उनको काट दूंगा, क्योंकि अंतर पैदा वही करेगा जो बराबर नहीं होता है। तो मैंने 125 से 125 को खारिज कर दिया तीसरे चौथे में, इस 25 से इस 25 को खारिज कर दिया, और कराओ इस 5 से इस 5 को खारिज कर दिया, और कराओ और इस 25 से इस नीचे वाले 25 को खारिज कर दिया, और नहीं बचाना। अब बताओ मुझे अंतर किन लोगों ने पैदा किया। अंतर पैदा किया एक तो इस 5 ने, एक इस 5 ने, एक इसने और एक इसने। कितने लोग हैं ये 25 35 36 है क्या, तो 36 भाग का अंतर भागों में आया 36 और रुपये में आया 180। तो एक भाग में आता है 5 रुपया, क्योंकि 36 का भाग लग गया। अब हमें पूछ रहा है पहले वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या था। तो पहले वर्ष के अंत में ये था इसका मूल्य, ये वाला कितना भाग था 125। तो 125 का मतलब हो गया दोनों तरफ 125 से गुणा करा दो, तो 125 भाग में आता है
125 गुणा 5 तो 625 रुपये था। देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ये तीसरा ऑप्शन ऐसा करेक्ट रहेगा। ठीक है, काफी शानदार पेपर आया था ये। समान वार्षिक साधन ब्याज दर पर कोई धनराशि 3 वर्ष में 9,036 रुपये और 7 वर्ष में 11,484 रुपये हो जाती है, उसी धनराशि पर उसी ब्याज दर पर 3 से 1/3 वर्षों में साधन ब्याज क्या होगा। तो वही बच्चे इन प्रश्नों को कर सकते हैं अटेंड साहब जिन्होंने मेहनत की। तो 3 वर्ष में तो कितना होता है, 3 वर्ष में तो धन हो जाता है 9,036 रुपया। 7 वर्ष में कितना हो जाता है, 7 वर्ष में हो जाता है 11,484 रुपया। सही है ना, 7 वर्ष में तो 11,484 रुपये और 3 वर्ष में 9,036 रुपये हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब मैं आपको बाकी करके बताऊंगा। इसमें क्या है, इसमें ऊपर वाले में, इसमें 7 तो साधारण ब्याज है और 1 मूलधन है। इसमें क्या है, इसमें 3 तो साधारण ब्याज है और 1 मूलधन है। तो जब 7 वाले में से 3 वाला घटा दूंगा तो मूलधन से मूलधन तो अंदर ही अंदर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4 वर्ष का साधारण ब्याज आएगा। तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्ष का साधारण ब्याज ऐसा ही बराबर कितना आएगा, बाकी करके बताओ। तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, यहाँ हो गया 7, 7 में से 3 जाएगा तो 4, और यहाँ क्या हो गया, 4 में से 0 जाएगा तो 4, और 11 में से 9 जाएगा तो 2। तो 2,448 है। तो 1 वर्ष का ब्याज बता दो, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज में 4 का इधर भाग लग जाएगा। तो 24 में 4 का भाग, 6 बार, 1 बार और 2 बार, 612 रुपये। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को मूलधन भी तो देखना है ना। तो मूलधन देखना है तो इसमें 3 ब्याज जुड़े हुए थे ना इस वाले में, तो मैं इसका 3 वर्ष का ब्याज निकाल देता हूं। तो 3 वर्ष का ब्याज क्या आएगा, 3 वर्ष का ब्याज आएगा 1836 रुपया। ये इसको गुणा माइनस कर दो इसमें से, 9,036 में से, तो मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन अपने पास आएगा 9,036 माइनस 1836। तो 9,036 में से माइनस कर दो तुम 1836। तो मूलधन अपने पास आएगा, देखो 0 0, और 10 में से 8 जाएगा तो 2, और यहाँ क्या बच गया 8, 8 में से 1 गया तो 7, 7,200 रुपया तो मूलधन है। ठीक है जी। ब्याज की दर भी पता कर लेता हूं, तो दर कैसे आएगी, तो एक बात बताओ, 1 वर्ष का ब्याज कितना था, 1 वर्ष का ब्याज 612 था, तो 612 रुपया लगता है, 612 रुपया लगता है किसका, 7,200 का, और प्रतिशत के लिए गुणा 100, तो ये दर परसेंटेज यहां से आ जाएगी। तो ये 2 0 से 2 0 कट गई। सही है। अब आप 8 से काट दो, नहीं 9 से काट दो, 9 का 8 बार, और 9 छिके 54, 54 तो कितना हो गया 7, 6 1 7, 72, 72 में कितनी बार जाएगा 9 का, 9 का जाएगा 8 बार। सही है ना। देख लो भाई, गलती ना हो जाए, गलती हो जाएगा तो यही काम गड़बड़ हो जाएगा। तो 9 अंटे 72 आता है तो 8 बार, और 9 का 9 छिके 54 आ गया, 6 1 7 7, और 2 72, 72 में 9 का कितनी बार गया 8 बार। ठीक है। अब ये हो गया 3 4 34, और ये हो गया 4 17/2। ठीक है, 17/2। डायरेक्ट 4 से भी काट सकते थे, तो 17/2 आ जाएगा। अब बोल रहा है उसी धन राशि पर उसी ब्याज की दर पर 3 से 1/3 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। तो मैं साधारण ब्याज निकालता हूं, यहां निकाल देता हूं। तो साधारण ब्याज बराबर देखो क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना है भाई 7,200, दर कितनी है 17/2, और बटाऊं तो 100 आता है, और समय कितना है, समय 3 3 9 और 1 10, 10/3। और ये जो सॉल्यूशन है वही अपना आंसर आ जाएगा। तो 2 0 ये काट दी, 3 2 6 होता है, और 6 से इसको काटा। ठीक है, तो 12 6 72, 12 को 17 से गुणा करा दो और 1 0 लगा दो।
17 दूना 34 का 4, हासिल की 3, 17 और 3 कितना हो गया 20। तो 2040 रुपये अपने साधारण ब्याज का आएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, द है। तो देखो कितने शानदार प्रश्न पूछे गए हैं। 9 नंबर के प्रश्न में आ जाते हैं। जब चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक आधार पर हो, चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक आधार पर हो तो 3500 रुपए की धनराशि अक्ष प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में बढ़कर 4235 रुपए हो जाती है। ठीक है, वही धनराशि 2.5 वर्षों में 2/2 वर्षों में 2x% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो प्रश्न तो सारे ऐसे दिए कि तुम वो ही बच्चा कर सकता है जिसने समझ के पढ़ाई की हो। तो एक सूत्र आता है मिश्रधन का, क्या आता है, मिश्रधन बराबर सूत्र आता है मूलधन 1 प्लस दर बटावा 100 की पावर समय, ये आता है। तो ये सूत्र लगा देंगे अपन। तो जब चक्रवर्ती ब्याज पर वार्षिक आधार पर हो तो 3500 रुपए की धनराशि, तो 3500 रुपए की धनराशि, तो यहाँ तो मूलधन की जगह तो 3500, 1 प्लस अक्ष प्रतिशत की दर तो अक्ष बटावा 100, कितने समय में, 2 वर्ष में, बढ़कर कितनी हो गई, 4235 हो गई, 4235 हो गई। ठीक है, अब यहां से एक बार अक्ष का पता कर लो और फिर आगे वाला खेल बिल्कुल आसान है, वो भी खेल लेना आप। तो अक्ष का पता करने के लिए देखो कैसे करेंगे, कुछ काट देते हैं जो कट रहे हैं। तो इन दोनों को मैं काटता हूं 5 से, तो ये 7 बार 7 पंजे 35 होता है। यहाँ 5 से काटा तो 8 पंजे तो 40, 2 और 3 23, 5 चौके 20 और ये 7 बार आ गए। 7 से काट दो तो ये हो गया 100 और 7 से काट दो तो ये हो गया 1, 2 और 1, 121 बटावा 100। तो क्या वो 11/10 का होल स्क्वायर है क्या, है ना, 11/10 का होल स्क्वायर। और बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा 1 प्लस अक्ष बटावा 100 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, एक इधर आके घट जाएगा 11/10 में से, तो 1/10 बराबर अक्ष बटावा 100। तो अक्ष बराबर कितना आ गई, 10%, अक्ष बराबर 10% आ गई। आगे चलता हूं। वही धनराशि 2.5 वर्षों में 2x% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो अब की बार मुझे मिश्रधन ही चाहिए, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन कितना है 3500, 1 प्लस आर की जगह कितना आएगा 2x का मतलब 20 बटावा 100। अब देखो 2.5 वर्ष की बात हो रही है ना, तो 2 तो यहाँ लग जाएगा, और जो पावर अपरिमेय बनाता ना ये वाला 1/2 वो दर से गुणा होकर लिख दिया जाता है आगे वाली साइड में। तो 1 प्लस 10 दर थी 20 1/2 से गुणा हुई तो 10 होके लिख दी जाएगी, 10/100। मैंने क्लास में आपको अच्छे से बताई ये बातें, तो वहां 1 हो जाता है फिर। तो ये लिख दिया जाएगा 3500 गुणा ये 20 से कटा तो 5 बार, ऊपर गया तो 6/5 का स्क्वायर यानी 36/25 और गुणा ये से कट गया 10 रे 11/10 करो सोल्व। 1 0 से 1 0 कट गया, 25 से काटा तो 14 बार। ठीक है, अब बस गुणा करा दो और कोई चारा नहीं है ना, और ठीक है करा देते हैं। इसको गुणा करो पहले, 14 गुणा तो ऐसे 36 गुणा 11 देखो 66 का 6 राशि की 6 और 33 से 6 कितना हो गया 39। ठीक है, 39 को 14 से गुणा कराओ तो 14 छीके कितना होता है 84 का 4 हासिल की 8, फिर 14 नामी कितना होता है 14 नामी 126 8 कितना हो गया 134 का 4 हासिल की 13, 14 थी 42 और 13 कितना होता है 55, तो 55 44 तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, आगे आ जाओ। 10 संख्याओं को औसत तो 68.5 है, पहली 4 संख्याओं का औसत तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत ये है, चौथी संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। तो
मेरे को ये बताओ कि पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है? 63.5 है ना, तो क्या उन 4 का टोटल ये रहेगा क्या? अंतिम 7 संख्याओं का औसत क्या 7 गुणा 72 है क्या? औसत तो है 72 और संख्या कितनी है 7, तो 4 और 7 11 संख्याओं का टोटल हो गया। चौथी संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? तो पहले चौथी संख्या का पता कर लूं, तो ये 4 है और ये फिर चौथी से लेकर 10वीं तक की है, तो 7 होगी, तो चौथी इधर भी जुड़ गई इधर भी जुड़ गई। अब उसमें से उन 10 का टोटल माइनस कर देता हूं, 10 गुणा 68.5, यहां से तो आएगी आपको चौथी संख्या, 4 नंबर की संख्या, फोर्थ संख्या आएगी यहां से। और फिर उस चौथी को बाकी करना है किसमें? 68.5 गुणा 10 के टोटल में से, फिर 9 का औसत बताना है। तो बातें तो भाई साहब बहुत तगड़े प्रश्न पूछा है इसने, तो बताते हैं अपन। करो इसको, करो तुम सोल्व। 5 के 20 की शून्य, मैं देखो रिपीट ज्यादा इसलिए नहीं करो, मैं चाह रहा हूं कि तुम सब पहले एक बार कहीं से कोर्स करो, उसके बाद में ये पेपर निकालो तो ही समझ में आएगा, नहीं मेरे एक ही प्रश्न बताने से उतना क्लियर नहीं होगा। तो 20 की शून्य हासिल की 2, 12 और 2 14 का 4 हासिल की 1, 24 रे 1 25। ठीक है जी, तो सही है। सही कहाँ है? 20 की शून्य हासिल की 2, 12 और 2 14 का 4 हासिल किए, 24 रे 25। सही है। ये देखो, ये 14 का 4 हासिल की 1 और 49 रे कितना हो गया 50। जोड़ो भाई, 8 5 और 7, 8 5 और 7, वो बाकी करो कितना 685, 685 बाकी कर दो। तो बाकी किया तो 3 और ये 15, 15 में से 8 गया तो 7, 73 है। 4 नंबर की संख्या 73 है। अगला चौथी पूछ लेता तो 73 आंसर आ जाता, लेकिन कहाँ पूछा था चौथी, तो वो तो आपको परेशान करने में लगा हुआ ना। तो पहले मुझे बताओ 10 का टोटल क्या 685 होता है क्या? 685 में अगर 73 को माइनस कर देंगे तो 2 और 1 6, 612 किन का टोटल है? 9 का। अब 9 संख्याओं को औसत चाहिए तो 9 के टोटल में 9 का भाग दे दो, तो 9 छिगे 54, 6 से सारे 6 से स्टार्ट है, 7 और 2 9 अंटे 72, 68 देखो कौन सा ऑप्शन है, तीसरा सही रहेगा आपको। 11 नंबर का प्रश्न देखो क्या कहते हैं। एक व्यक्ति जलधारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाता है और उतनी ही दूरी जलधारा की दिशा में जाता है, और इस संपूर्ण यात्रा में उसके द्वारा लिया गया 2 से 1/2 घंटे का समय। तो जलधारा की विपरीत दिशा में जाने का समय ये रहेगा x माइनस वाई, जलधारा की दिशा में आने का समय रहेगा 24/x प्लस वाई, और पूरा समय ले लेगा वो 5/2। ठीक है, मैंने क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया, अगर तुम मेरे से पढ़े हो तो। फिर आगे क्या बोला, जलधारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यानी y का मान कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह व्यक्ति जलधारा की विपरीत दिशा में नाव द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? तो जलधारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ 40 तो तय करनी है, विपरीत दिशा का मतलब हुआ x माइनस वाई, और ये अपने को टाइम देखना है। और यहाँ y का मान तो दे ही दिया ना, 40 बटा क्या दे दिया अपने को, y तो दे दी 4, तो ये बताना है अपने को, ये वाली चीज। ठीक है, तो ये चीज तब तक नहीं बता सकते जब तक अपने को x का पता नहीं हो, और x का पता अपनी यहां से निकालेंगे इस जगह से, x का पता यहां निकाल कर इसको दे देंगे तो वो समय आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे निकाले, तो निकालने का तरीका देखो, पहले तो 24 को तो ले लो कॉमन, इधर लगा दो भाग, और ये ऊपर नीचे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 16, क्योंकि x माइनस 4 और डॉट x प्लस 4, तो a प्लस बी रे माइनस बी से x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और ऊपर आ जाएगा x प्लस 4 प्लस का x माइनस 4, तो 4 से 4 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 5 और बटाओ में हो जाएगा 24, क्यों 48 क्यों 48 इसलिए होगा क्योंकि जो 24 यहाँ कॉमन लिया था वो नीचे 2 के पास आएगा, तो 24 गुणा 2 48 हो गया। अब वज्र गुणा करा दो, तो वज्र गुणा से क्या आएगा वो देखो, 5x स्क्वायर माइनस का 80 और माइनस का ये जो 48x है ना बराबर में,
वो 2 से गुणा होगा, 48 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 96 अक्स, वो इधर आते ही माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें क्या करना होता है, तुम्हें इसका सॉल्यूशन करना होता है, अक्स का मान का पता करना होता है। तो इसके ऐसे टुकड़े करो 96 अक्स के, जिनको जोड़ू तो माइनस का 96 आए और गुणा कराऊं तो माइनस का 400 आ जाए। तो वो टुकड़े बनेंगे 5x² माइनस का 400 चाहिए ना, तो माइनस का 100x प्लस का 4x देख लो, जोड़ू तो माइनस का 96 आ जाएंगे, गुणा कराऊंगा तो माइनस का 400 और माइनस का 86 का सर बराबर में 0। अब यहाँ से 5x कॉमन ले लो, 5x कॉमन लूंगा तो x माइनस 2 बस 20 और यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो x माइनस का 20। तुम ये मत सोचना कि सर बर्थडे है वो है, तो जो नखरे करते हैं ना टीचर्स या फिर जो बच्चे, वो करके बताओ फिर इन प्रश्नों को करो दिखा शॉर्ट। तो ये ऐसे सब कुछ ही शॉर्ट नहीं होता, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना वो एग्जाम को फाइट करेगा, ध्यान रखना इस बात का। और जो शॉर्ट के चक्कर में घूमता रहा वो घूमते रहना, फिर रह जाएंगे ऐसे लपेटे में। क्वेश्चन आसान भी आते हैं, ऐसी बात नहीं आते, लेकिन क्वेश्चनों के अप्रोच यही है। लगभग 8-9 साल से मैं कंपटीशन में पढ़ा रहा हूँ, तो तुम भाई अपना तैयार कर ही लो और चक्कर में मत पड़े रहना। 5x + 4 तो ले लिया, अंदर रह गया, x - 20 को ले लिया कॉमन तो बराबर में 0। ये तो x का मान माइनस में देगा तो इसको तो स्वीकार नहीं करेंगे, ये कहेगा x बराबर 20, इसको मान के चलेंगे। अब x बराबर 20 इसको दे दो, 20 इसको दोगे तो 40 और 20 में 4 गया तो 16, तो 10/4 और 5/2 यानी 2.5 घंटा। 2.5 घंटा देखो कौन सा ऑप्शन है, तीसरा है, तो ये करेक्ट रहेगा अपना। अगले में आ जाए। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 45% अधिक अंकित किया गया। यदि उस वस्तु को बेचकर 16% का लाभ अर्जित किया जाता है तो उसके अंकित मूल्य पर दी गई छूट का प्रतिशत क्या है। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से, लागत मान लिया 100 है, लागत मतलब CP 100 है और MRP कितनी कर दिया, MRP 45% ही कर दिया 145। बेचकर 16% का लाभ लिया तो क्या 100 गुणा 116/100 में बेचा के इसी में बेचा, और कुछ छूट दे रहा है तो मैं सोच लिया कि x% की छूट दे दिया तो 100 - x/100 ये भी बेचा और ये भी बेचा, बेचा बराबर बेचा, क्योंकि ये भी SP है ये भी SP। ये SP कैसे है, क्रय मूल्य पर जब लाभ को जोड़ोगे 116/100 तो वो तो विक्रय मूल्य को बताएगा। ये SP कैसे है, जब MRP का तुम कुछ डिस्काउंट दोगे MRP पे तो वो भी विक्रय मूल्य बताएगा। तो SP बराबर क्या है, SP ये भी बेचा और ये भी बेचा, बेचा बराबर क्या है, बेचा। आगे देखो, ये कट गया ये कट गया, यहां से काटो तो ये 20 हो गया, ये 2 और 9 29 हो गया, ठीक है। और 29 से 116 कट सकता है क्या, कट सकता है। कितने से काटोगे, 4 बार देखो दिखा, 4 बार ये कट गया तो 4 बार ये कट गया, इससे गुणा होके 80 हो गया 100 - x बराबर, तो x बराबर x इधर जाएगा 80 इधर घटेगा, तो x बराबर 20% की छूट थी, और 20% की छूट कौन से ऑप्शन में है, तीसरे में। सुमित ने 80 संतरे 8.50 रुपए प्रति संतरे की दर से खरीदे। उसने उनका 25% भाग 10% रुपए प्रति संतरा और शेष का 33/3% भाग 9 रुपए प्रति संतरा की दर से बेच दिया। समग्र लाभ, यहाँ समग्र है भाई, समग्र लाभ 20% अर्जित करने के लिए उसे शेष संतरों को प्रति संतरा किस दर से बेचना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो यहां तक ही खींचा जा रहा है, इधर नहीं खींची जा रही लाइन। कोई बात नहीं, अब कर लेंगे अपन, प्रश्न तो करना ही है, ये ऐसा ही है सिस्टम। तुम यार शेयर वगैरह ऐसे तो करते नहीं हो, तो करे क्या बताओ। तो 80 संतरों की कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी, 80 गुणा 8.50, और ये कॉस्ट पड़ी, लेकिन उसको तो समग्र 20% का लाभ चाहिए, तो वो 120/100 में उनको बेचना चाहता है। तो
तो ओवरऑल सीपी देख लेते हैं अपन कि वो पूरा पैसा लेना कितना चाहता है। अब इतना ही लेना चाहता है, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, ये हो गया 6, ये हो गया 5 और 5 से इसको काटा तो 17 पंजे पीछे से होता है ना, तो 17 और 17 को 8 से गुणा कराए तो 56 का 6 हासिल की 5 तो 13 को 6 से गुणा करा दो, 36 का 6 हासिल की 3, 18 और 3 21 का 1 हासिल की 2 और 6 2 8, 816 रुपए वो अपनी जेब में डालना चाहता है। अब वो डाला कैसे है, लास्ट वाले पर अपन देख लेंगे कि भाई अब शेष को इस दर से बेचना चाहिए, क्योंकि अपने को तो कुल मिला के उसको 816 रुपए की पूर्ति करनी है। तो देखो 25% भाग, 80 संतरों का 25% भाग होता है 1/4, यानी 20 संतरे होती है। 25% का मतलब 1/4, तो 20 संतरे तो बेच रहा है 9 रुपए 10 रुपए प्रति संतरा, तो 200 रुपए तो यहां से जेब में डाल लिया। ठीक है जी भाई, 200 तो आ गए तेरे पास। संतरे कितनी बची, 20 तो गई तो 60 बची। फिर आगे शेष का 33 ही 1/3, तो 60 का 33 ही 1/3 कितना होता है, 100/3 परसेंटेज उठाने के लिए फिर नीचे 100 आएगा, तो 100 से 100, तो क्या 20 संतरे यहां से बिक गई, क्या 20 यहां से बिक गई, इनको 9 के भाव से बेच दिया तो 180 रुपए उसके जेब में यहां से आ गए। तो 20 ऊपर बेच दिया, 20 ये बेच दिया, तो 40 संतरे तो बेच गए, बच गई कितनी, 40। अब बोल रहा है समग्र लाभ 20% अर्जित करने के लिए उसे शेष संतरों को प्रति संतरा किस दर से बेचना चाहिए। तो देखो 816 रुपए में कितने की पूर्ति होगी, 380 की तो पूर्ति होगी ना, कितने की पूर्ति और करवानी है, 816 में से 380 घटा दो तो 6 और 11 में से 8 जाएगा तो 3 और यहाँ 7 में से 3 जाएगा, 436 रुपए तो चाहिए और 40 संतरों से चाहिए। तो एक संतरा 80 रुपए की बेचूं तो ये भी 436 लाए और मुझे भी 436 लाना है। तो अक्स की जगह क्या हो, अक्स की जगह हो 436 में 40 का भाग दे दो। ठीक है जी, तो पहले 4 से काटा तो 10 और 4 से 40 तो 10 और 36 9 बार, तो 109 में 10 का भाग दिया तो 10.9 रुपए प्रति संतरे बेच दो। तो 10.9 रुपए मतलब आपका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, ये चौथा वाला, तीसरा सही रहेगा। ये अभी सॉल्यूशन किया हुआ था, फिर बीच में बंद हो गया था तो रिकॉर्डिंग में मिस्टेक आ गई थी। तो खैर देखो, जब 5542 5755 और 6181 को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त होता है। तो अक्स का मान के बीच है, के बीच पूछ रहा है, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा। तो ऐसे प्रश्न एलसीएम एचसीएफ के हैं और करने का तरीका क्या होता है, पहले इन दोनों की बाकी कर दो, पहले दोनों की, फिर दूसरे दोनों की बाकी कर दो, फिर पहला और तीसरे की बाकी कर दो। ठीक है ना, तो मैंने इन दोनों की बाकी की 5755 और उसमें 5542 तो 213, दूसरे तीसरे की बाकी की तो 426 और अब मैं आगे वाली बाकी कर देता हूँ, 6181 में से पहला बाकी कर दो 5542, तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 और यहाँ 7 में से 4 जाएगा तो 3 और यहाँ 11 में से 5 जाएगा तो 6। अब ये जो 3 संख्या अपने को मिली है ना, इनका एचसीएफ ही वो संख्या होती है और इनका एचसीएफ निकालने का तरीका भी बताऊं क्या होता है, बड़ी में छोटी का भाग देते हैं। तो इनका तो देखो अपने को 2 का तो पता चल रहा है, 213 आराम से इनका एचसीएफ हो जाएगा। क्या आके गया देखो, 213 आराम से एचसीएफ हो जाएगा ना इनका तो। ठीक है, अब इनका और देख लो, तो क्या 213 का भाग 639 में भी जाता है कि बिल्कुल जाता है। तो एलसीएम एचसीएफ इनका होगा 213 और 213 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जो चाहे इसमें दे लो, चाहे पहली में दे लो, चाहे दूसरे में दे लो, चाहे तीसरे में दे लो, भाग दोगे तो समान शेष पर छोड़ोगे। तो पूरा टॉपिक आपने पढ़ाया तो ये चीज कवर की होगी। अब जब मैं कोचिंग में पेपर लिया आपका टेस्ट सीरीज के द्वारा, तब तो ये प्रश्न था, आपको दे दिया था, जबकि ओरिजिनल एग्जाम में ये प्रश्न नहीं आया था। उस दिन क्या हमारे को, हमने जिस बुक से टाइप किया उसमें ये भाग के और प्लस के चिन्ह में हम कंफ्यूज हो गए थे। मेरे पास मेन किताब थी नहीं, क्योंकि वो स्कैन की हुई थी, तो उसमें ये चिन्ह साफ नहीं आ रहे थे। तो मैं आपको ओरिजिनल प्रश्न का सॉल्यूशन बता देता हूँ कैसे बनेगा। ओरिजिनल प्रश्न ये था, ये था ओरिजिनल प्रश्न। तो देखो इसका कैसे करेंगे।
ओरिजिनल का देख लो आप। और आप अगर उसका भी सॉल्यूशन देखना चाहते हो और आपका नहीं बना तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करना, तो उसका भी मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। यहाँ देखो पहले इस पार्ट को सोल्व कर लो, ठीक है, इससे पहले वाले को सोल्व कर लो, ये पार्ट सोल्व कर लो। तो ये सोल्व किया तो क्या लिखा, 93 -9 और 9 के लिए तो 3 के लिए तो 9, 9 के लिए 0। ये आवर्ती भिन्न वाला मैंने टॉपिक करवाया तो उसमें बताया आपको। और भाग में करूंगा मैं 84/99। आगे क्या करूंगा, 93 में से 9 जाएगा तो क्या बच जाएगा, बोलो 84। तो 84/90 गुणा, यहाँ क्या बचेगा 99/84। सब कुछ बताया हुआ बच्चों, सब कुछ बताया हुआ, एक एक बात बताई हुई है, तुम्हें अगर याद है कि नहीं है। तो 11 और ये क्या आएगा 10, 11/10। तो पहले पार्ट का जो मैंने गोला किया उसका सॉल्यूशन आया 11/10, तो ये वाला, ठीक है। अब आप सॉल्यूशन कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हो सकता है, क्योंकि प्लस के चिन्ह तक सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो पहले ये गुणा होगा, तो 2 से इसको काट दिया तो ये 5 हो गया, और यहाँ 3 को काटा तो 3, तो ये बनेगा अपने 2/3 माइनस का 3/5। एलसीएम आएगा 15, और ये 10 में से 9 जाएगा तो 1/15 दूसरे पार्ट का है। अब ये करो पहले सॉल्यूशन। तो इसमें क्या करना है, इसमें करना है पहले ये ओप, फिर करेंगे भाग। तो देखते हैं पहले ओप को करेंगे तो 9/14 तो है ही, भाग का चिन्ह ऐसा कैसा 3/7 और गुणा में 4/5, कोई कट नहीं रहा है, तो ऊपर वाला ऊपर से गुणा, नीचे वाला नीचे से गुणा। तो 9/14 भाग 12/35, भाग की जगह गुणा कर लेंगे और अगले को पलट देंगे। तो 9/14 गुणा 35/12, तो 3 का 3 बार और यहाँ कितनी बार 4 बार, और 7 का 2 बार, यहाँ कितनी बार 5 बार, तो 15/8। 15/8। तो ये अपने फाइनल वाले का आया। अब देख लो क्या क्या दे दिया। तो पहले का आया तो 11/10, दूसरे का आया प्लस में 1/15, और तीसरे का प्लस में आया 15/8। तो एलसीएम हो गया इनका 120। 120 में 10 का 12 बार, 12 को 11 से गुणा कराओगे तो 132, ठीक है। 12 और 12 एक तरह सही। 15 का 120 में 8 बार, 8 को 1 से गुणा कराओगे 8, और 8 का 120 में 15 बार, 15 को 15 से गुणा कराओगे 225। तो 132, 8 और 225 को जोड़ लो, तो 10 15 का 5 हासिल की 1, 5 1 6 और 3, 365 आएगा। 365/120, काटो भाई 5 से काटो, तो नीचे तो क्या आएगा, इसमें तो 24, यहाँ क्या आएगा 7 पंजे 35 और 15 15 में 3 बार 73/24। 73/24 कौन सा ऑप्शन है अपना, फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट सही। तो ये मैंने पूरा पेपर करवा दिए हैं। थोड़ी सी दिक्कत रहती है यहाँ पेन टेबलेट पे पर्सन सोल्व करने की, डिजिटल बोर्ड वगैरह मेरे पास हो तो और भी अच्छे रोल से मैं पेपर सोल्व करवा सकता हूँ। बाकी मुझे ऐसा बिल्कुल अच्छा लगता है कि, और ऐसा लगता भी है कि मैं थोड़ी बहुत भी अगर आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ तो मुझे काफ़ी संतोष है इस बात के लिए। और जल्दी अपन डिजिटल बोर्ड वगैरह के साथ भी मिलने वाले हैं, तो कुछ आप भी हमारे परिवार को बढ़ाइए, अपने सब्सक्राइब वगैरह, शेयर वगैरह, लाइक वगैरह कीजिए, क्योंकि आपका थोड़ा सा भी मोटिवेशन है ना, थोड़ा सा भी मोटिवेशन है ना, मेरे लिए बहुत बड़ा काम करता है। और कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपसे दूर नहीं हूँ। और अगर आपने एक बार कोर्स कहीं से भी पढ़ा है ना, तो मेरे बताने से शायद आप समझ गए होंगे। मैं ऐसे तरीके अप्लाई कर रहा हूँ जिनसे हर बच्चा समझ सके। पेपर काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के पेपर आए थे, समझने वाले बच्चों के लिए आए थे। ऐसा ही पेपर अब आने वाला है, लगभग 2 से 2.5 महीने का वक्त अभी बचा हुआ है आपके एग्जाम में। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ, ठीक है दोस्तों। और आने वाले और सारे पेपरों को सोल्व करेंगे। 38 पेपर हुए, उनको देख के जाना, आधा पेपर तो उन्हीं से रिलेटेड आ जाएगा आपका, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।